हाय एवरीवन, आई एम ज्योति और हम हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। इस कहानी के लेखक हैं शेखर और इसका टाइटल है दर्पण। प्रतिशोध सुनते ही मेरे मन में खून खराबा दौड़ जाता था। तब से मेरे मन में कई तरह के सवाल उठते थे। जो बदला लेता है वो क्या सोचता होगा, कब तक सोचता होगा और किस हद तक सोचता होगा। जितने भी ख्याल थे मैंने जहां तक की भी कल्पना की होगी उससे भी भयानक एक हादसा बयान करने जा रहा हूं। कई दिनों तक मैंने उस प्रतिशोध की भावना को महसूस करने की कोशिश की, लेकिन ताज्जुब सी बात है कि वो एहसास एकदम खोखला था, मतलब शून्य। हर शाम स्कूल से आने के बाद मैं क्रिकेट खेलने जाता था। वहां मेरा एक दोस्त हुआ करता था, लावण्य। हुआ करता था इसलिए नहीं कि हमने दोस्ती तोड़ दी, इसलिए कि आज से 10 साल पहले एक दुखद घटना घटी और वो गुजर गया। मैं तब इंजीनियरिंग के दूसरे सेमेस्टर में था। अचानक सोशल मीडिया साइट के जरिए उसके निधन का समाचार मिला। जिंदगी और मौत को कभी इतने करीब से महसूस नहीं किया था। तब उम्र ही कुछ ऐसी होती है। बहुत दिनों तक इसका असर रहा और फिर धीरे धीरे वक्त नुमा आदम ने यादों के साथ साथ असर भी मिटा दिया। मुझे मौत की असली वजह मालूम न थी। वक्त बेवक्त जब किसी दोस्त के माता पिता से मिलता तो मुझे लावण्य तो नहीं मगर उसके पिता का चेहरा याद आता, जो कि मैंने सिर्फ कल्पना ही किया था। सेमेस्टर खत्म कर जब घर गया तो मौत की असली वजह पता चली और मैं दंग रह गया। लावण्य अपने कॉलेज से कुछ दोस्तों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने गया हुआ था। बर्थडे मनाने का आजकल वैसे एक खास तरीका है, वो ये कि बर्थडे बॉय को केक खिलाने से पहले उसका लातों से आवभगत किया जाता है। बस लात मारते मारते वो कब मर गया पता ही नहीं चला। ठीक ऐसे ही महसूस हुआ था जो आप अभी कर रहे हैं। लावण्य के पिता इस हादसे के बाद जैसे पागल ही हो गए। कुछ दिनों तक पुलिस के चक्कर लगाते रहे, लेकिन वो दोस्त कौन थे जो उसके साथ बर्थडे में उस रात मौजूद थे ये पता नहीं चल पाया। थोड़े दिनों बाद एक वीडियो वायरल हुआ जिससे ये साफ पता चला कि बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान पड़ी लातों से उसने दम तोड़ दिया। बहुत ही पेचीदा था ये केस। सभी दोस्त हुडी पहने हुए थे और लावण्य को छोड़कर किसी की भी शक्ल नजर नहीं आ रही थी। कोई साजिश हो भी सकता है, पर यह पता न चल पाया। बस लावण्य के पिता ने पैसे खर्च करने बंद कर दिए और उसके बाद ऐसे बर्ताव करने लगे जैसे उनका कोई बेटा था ही नहीं। बिल्कुल पहले की तरह साधारण हो गए। अगर कोई हरकत करते तो शायद उन्हें पागल कहता, लेकिन उन्होंने मानो अपने जीवन से कुछ पन्ने फाड़कर फेंक दिए हो। सेमेस्टर के बाद सेमेस्टर खत्म होता गया और मैं हर बार छुट्टियों में जब भी घर आता तो कभी कभार राह चलते उन पर निगाहें टकरा जाती। वो वैसे ही थे, पहले की तरह साधारण। एक रोज मैं जब नुक्कड़ पे चाय पी रहा था तो वहां बैठे एक सज्जन की बात सुन रहा था। अचानक से देखा लावण्य के पिताजी को। वो वहीं से गुजर रहे थे। क्या हुआ पता नहीं, अचानक रुक गए। जिन सज्जन की मैं बात सुन रहा था वो दरअसल हर रोज वहां बैठकर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस के बारे में चर्चा करते हैं। 3-4 कप चाय और आधा दर्जन बीड़ी पीकर अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं। ऐसे बुद्धिजीवी 3 से 4 लोग और उनके साथ भी होते हैं। तब वो एक ऐसे वीडियो का जिक्र कर रहे थे जिसमें कोई जानवरों को चोट पहुंचाकर वीडियो बनाता है। सारे बुद्धिजीवियों ने मिलकर अनगिनत गालियों के साथ कड़ी निंदा की, मगर लावण्य के पिताजी थोड़ी देर ठहर कर कुछ सुन रहे थे और बिना किसी प्रतिक्रिया के चल निकले। मुझे बड़ा अजीब लगा। क्या हो गया था उन्हें? क्या ढूंढ रहे थे वो? बहुत देर तक वो दृश्य मेरे मन में चलता रहा और अंत में निष्कर्ष निकला कि वो प्रतिशोध की तैयारी कर रहे थे। यकायक मेरी रुचि पैदा हुई और मैंने उनका पीछा किया, लेकिन तब तक जब तक उनको इस बात की भनक न थी। एक रोज मैं पकड़ा ही गया। हुआ यूं कि मैं पिताजी के कहने पर नज़दीकी SBI के ब्रांच से कुछ 50,000 रुपये उठाकर बड़े चौकन्ने के साथ आ रहा था। पिताजी ने पहले ही निर्देश दिया था कि जब भी पैसा लेकर आऊं तब इस बात का ध्यान जरूर रखूं कि मेरा कोई पीछा तो नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसे कुछ वाकयात अखबारों में आते रहते थे। आधे रास्ते तक आया तब मुझे कोई नजर नहीं आया। फिर अचानक मुझे मेरे आगे लावण्य के पिताजी दिख गए। मैंने अपना ध्यान पिताजी के पैसों से हटाकर लावण्य के पिताजी की ओर लगाया। वो एक कुत्ते की ओर अजीब ढंग से पत्थर उठाए चल रहे थे।
वो बेचारा बिलख कर अपनी भाषा में माफ़ी मांग रहा था, लेकिन लावण्य के पिता उसे सिर्फ पत्थर दिखाकर डरा रहे थे। जैसे ही वो बिलखना बंद करता, ये फिर से पत्थर उठाकर डराते। मुझे वो नुक्कड़ वाले सज्जन याद आए जो जानवरों को आघात पहुंचाकर वीडियो वायरल करने वाले की बात कर रहे थे। फिर मैंने देखा लावण्य के पिता अपने पॉकेट से एक कैमरा निकालकर वीडियो लेने लग गए। मुझे अचानक पिताजी का पैसा याद आया और मैं वहां से निकल गया। घर पहुंचने तक मैं पिताजी के निर्देश भूल चुका था कि कोई पीछा कर रहा है या नहीं, ये भी देखना है। बाइक के शीशे में देखा तो मेरे पीछे लावण्य के पिताजी आ रहे थे। उन्होंने कुछ न कहा और आगे चल दिए। मैं समझ गया था कि पकड़ा जा चुका हूँ। वो कुत्ते को पत्थर उठाकर डराना एक संकेत था कि अगर पीछा करूँगा तो कुछ तो ज़रूर होगा। उसके बाद मेरे सेमेस्टर की छुट्टी खत्म होने तक मैंने कभी उनका पीछा नहीं किया। इस बात को कुछ महीने गुजर गए। अभी भी आहत जानवरों के वायरल वीडियो आते रहे। अब मैं अपने फाइनल सेमेस्टर में प्रोजेक्ट की तैयारी में जुट गया। सोशल मीडिया से थोड़े दिनों तक अपने आप को दूर कर दिया। प्रोजेक्ट खत्म होते ही 4 महीने गुजर गए और 4 महीने बाद वो वायरल वीडियोस आने बंद हो चुके थे। प्रोजेक्ट खत्म करके जब मैं घर वापस आया तो मालूम चला पुलिस ने लावण्य के पिताजी को जानवरों को आहत कर वीडियो बनाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया था। मुझसे ये बात हजम नहीं हुई। मुझे लगा जैसे लावण्य के पिता जानबूझकर अपने आप को पकड़वाना चाहते हैं। कुछ तो चल रहा था उनके दिमाग में, मगर क्या, ये जानना था मुझे। और उनका पीछा करके इस बात का पता लगाना मुश्किल था, तो मैंने उनका सामना करना ही उचित समझा। मेरे बड़े पापा के पुलिस में कुछ अच्छे जानकार थे और उन्हें जब मैंने लावण्य के बारे में बताया तो वो मदद करने के लिए राजी हो गए। लावण्य के पिताजी की जमानत हो गई। उन्हें पता चला कि उनके जमानत के पीछे मैं था, मगर फिर भी उन्होंने मुझसे कुछ न कहा। बड़े पापा को शुक्रिया कहकर चल दिए। मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे इंसान हैं, चाहते क्या हैं, इतने गुप्त स्वभाव के हैं क्यों। मैंने तय किया कि अब मैं बिना किसी डर के उनका पीछा करूंगा और मैंने वही किया। कुछ रोज तक पीछा करता रहा। जहां वो जाते थे मैं उनके पीछे जाता। ये बात उनको पता थी, लेकिन जैसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। कोई इंसान जो अभी अभी जमानत से बाहर निकला है, वो इतना बेखौफ कैसे हो सकता है? जैसे किसी के पास कुछ छुपाने के लिए हो ही ना। कैसे कोई दर्पण की तरह इतना साफ हो सकता है? महीने भर गुजर गए। वो सब्जी खरीदने जाएं या मंदिर या नाई की दुकान, मैंने पीछा करना बंद नहीं किया। मुझे लगा एक रोज तो तंग आकर वो मुझसे जरूर बात करेंगे, और एक रोज यही हुआ। उन्होंने मुझसे आकर बात की, मगर बिना तंग हुए मैं दंग रह गया। उन्होंने पूछा, क्या चाहते हो? मैंने कहा, मैं सच जानना चाहता हूँ। मैंने अपना परिचय दिया और लावण्य मेरा दोस्त था इसका भी जिक्र किया। उनका चेहरा भाव शून्य था। वो मेरी आंखों में पट्टी बांध मुझे एक सुनसान जगह पर बने हुए खंडर पर ले गए। उस खंडर के अंदर एक बड़ा सा कमरा था और उसके अंदर एक और कमरा और उसके अंदर एक और, जैसे भूल भुलैया हो। वहाँ चारों ओर कैमरा लगा हुआ था, हर कैमरे के बाहर एक कैमरा। अंत में जो कैमरा था उसमें एक इंसान था। कौन था मुझे पता नहीं, मगर उसने जैसे ही लावण्य के पिताजी को देखा उसने बस इतना कहा, प्लीज मुझसे बात करो, एक पर्दा ला दो, मुझसे ये सब नहीं देखा जाता। लावण्य के पिताजी खाने के लिए कुछ सामान लाए थे, आगे बढ़ा दिए और वापस आ गए। वो इंसान चिल्लाता रह गया। दरअसल ये वही इंसान था जिसने लावण्य के बर्थडे वाला वीडियो बनाया था। यह इंसान एक साइकोपैथ था और यही वो इंसान था जो जानवरों को मारकर उन्हें आहत कर उनका वीडियो बनाया करता था। लावण्य के पिताजी ने इस इंसान को बरसों तक ढूंढा था और उन्हें मालूम था कि इस इंसान को बहुत मजा आता है जब भी कोई आहत होता है और उस वारदात को ये कैद करना चाहता है। इसीलिए उन्होंने मॉफ्ड वीडियोस बनाकर अपने आप को पुलिस के हवाले करवाया था, ताकि किसी को शक न हो कि असली वीडियोस बनाने वाला उनके कब्जे में है। कई सालों से उन्होंने प्रतिशोध के अलग अलग तरीके सोचे होंगे और उन्हें यही सूझा कि जिसे जो सबसे ज़्यादा पसंद है, अगर उसे वो चीज़ इतनी हद तक दे दी जाए कि वो पसंद अब नफरत में तब्दील हो जाएगा और धीरे धीरे खौफ बन जाएगा। वो उसे तड़पाना चाहते थे।
उन्होंने कभी उससे उसका नाम तक नहीं पूछा था। उस इंसान को अपनी ओर ध्यान केंद्रित करना पसंद था। तो लावण्य के पिताजी ने उसके सामने इतने कैमरे के लाइव फुटेजेस रख दिए कि वो अपने आप को एक ही बार में 10 बार देखता था। हर कमरे के कैमरे से वो दिखता था और जैसे जैसे हरकत करता था वो वैसे वैसे दिखता था, मानो जैसे किसी को बरसों तक दर्पण के सामने रख दिया हो। अगले रोज मेरा कैंपस के लिए कॉल आया और मैं वापस कॉलेज आ गया और मैंने कुछ भी महसूस नहीं किया। एकदम शून्य, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। इतना खोखला था वो एहसास कि मेरे पास वर्णन करने के लिए शब्द ही नहीं है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। टिल देन यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू।